खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज से मैं एक रेगुलर बेसिस पे अपने सोलो वीडियोस शुरू कर रहा हूं, जो हिंदुस्तानी यानी उर्दू हिंदी में भी होंगे, साथ साथ अंग्रेज़ी में भी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जी आपके जो ये वीडियोस हैं ये इंग्लिश में भी होने चाहिए ताकि इनकी आउटरीच दुनिया में ज़्यादा हो सके। तो दोनों वर्शंस में आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। आज का पहला वीडियो जो है वो हिंदुस्तान में, इंडिया में अब एक हुकूमत बन गई है। जैसे कि रिजल्ट सामने आया तो बीजेपी का जो एक ख्वाब ख्याल था कि 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, वो पूरा नहीं हुआ। और तो और एक सिंपल मेजॉरिटी भी बीजेपी को नहीं मिल सकी। कोई 30 सीटें उससे कम मिली, 240। और जो ऑपोजिशन है, इंडिया जो ऑपोजिशन है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो पिछले इलेक्शन में बहुत बुरी तरह हारी थी, उसने अपनी तकरीबन डबल कर ली सीटें, 99 शायद। लेकिन एनडीए के जो दो मेन जिनके ऊपर नज़र थी, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, वो दोनों बीजेपी के साथ रहे और अब एक हुकूमत बन गई है जिसमें जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं वो अभी तक बीजेपी के पास ही हैं। सो मुबारक हो हिंदुस्तान के लोगों को कि एक पीसफुली जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया और जिसकी बुनियाद पे इंडिया की इंस्टीट्यूशंस बनी। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में, कंसोलिडेट करने में हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का पिवटल यानी सेंट्रल रोल है। इसको नाम मानना जो है वो हकीकत से फरार है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी हिस्टोरिकल जो है ट्रेडिशंस, ईथोस कह लें आप, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये मानना पड़ेगा कि हिंदुइज़्म में प्लूरलिज्म का ज़्यादा स्कोप है बजाय के इब्राहिमिक रिलीजन्स के। तो जब ये इंडिया को सेकुलर स्टेट करार दिया गया तो एक मॉडर्न आइडिया और एक इंडिजिनस यानी नेटिव इंडियन आइडिया का ये एक सिंथेसिस था कि लोगों के अंदर भी सेकुलरिज्म को मानने के लिए बुनियाद थी, और जिस किस्म की सेकुलरिज्म को आगे लेके आए वो वेस्टर्न फलसफे में जो सदियों का स्ट्रगल है लोगों का कि सबको इक्वल स्टेटस दिया जाए, इक्वल राइट्स मिलें, सिविल, पॉलिटिकल और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक भी, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं कहा करता हूँ कि तीन बुनियादें बनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जिसमें बुनियादी बेस डिक्लेयर किया गया था दैट इंडिया का कोई एक मज़हब नहीं होगा स्टेट का, मज़हब एक प्राइवेट बिलीफ रहेगी। इंडिया एक फेडरेशन होगी विथ एन इफेक्टिव सेंटर, वो भी आज तक यही है। लोग कहते हैं ये एक सेंट्रलाइज स्टेट है, लेकिन मेरे दोस्त संजीव चोपड़ा साहब की किताब आप देख लें, वी द पीपल ऑफ भारत, और वो बताते हैं कि किस तरह 9 स्टेट से ये 29 स्टेट्स बनी और कुछ फेडरल टेरिटरीज। तो जाहिर है कि फेडरल प्रिंसिपल जो है वो इंडिया भी अप्लाई करते हैं अपने तरीके के साथ। साथ साथ वेस्टर्न सेकुलरिज्म को इंक्लूड करते हुए, इंडिया की हकीकत को मानते हुए
एक जिस सेकुलरिज्म की शेप रखी गई वो ये थी, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। इनको अगर कोई पार्टी कोशिश करे कि वो एक अपनी बहुत बड़ी मेजॉरिटी की वजह से एक सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप बना दे, तो वो एक बहुत मुश्किल, नामुमकिन अगर कहना तो सियासत में होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की जो प्लूरलिज्म है उसमें कई फैक्टर्स हैं। साउथ नॉर्थ का फैक्टर है, हिंदी नॉन हिंदी वो बन जाता है। कास्ट का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है आज तक, फॉर राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। मजहबों की प्लूरलिज्म भी नज़र आती है, और ज़ुबानों का जो मसला है वो भी हिंदुस्तान की एक हकीकत है। तो इन सब चीज़ों को भूल के एक कहना कि हम एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हिंदू ही लॉयल हैं टू इंडिया, यानी बीजेपी पे ये एतराज़ करना कोई गलत नहीं है कि उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आगे किया, जिसको या इस कैबिनेट में भी नहीं हम नज़र आता। तो जाहिर है ये हिंदू मेजॉरिटेरियन फीचर जो हैं वो तो इस हुकूमत में हैं, लेकिन जैसी अरिथमेटिक है इंडियन इलेक्शन की, तो नरेंद्र मोदी जी को ही हक था हुकूमत बनाने का, और उन्होंने हुकूमत बना ली है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में मोदी जी सबक कुछ सीखते हैं अपनी इस एक मेजॉरिटेरियन ट्रेंड जो था, एक मैं तो कहूँगा कम्युनल ट्रेंड था कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाए, अगर फिजिकली नहीं तो आइडियोलॉजिकली, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और उस पर इलेक्शन जीता जाए। इलेक्शन जीत लिया गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वो अब इंडिया नहीं है जो इस इलेक्शन से पहले था। कुछ बेहुदा लोगों ने जो इतने बद किरदार हैं कि एक दिन बैठ के मेरे साथ बात करते हैं कि सर आपकी किताबें वाहिद हैं जिसमें कोई हम एजेंडा नहीं पाते। हाँ जी, यानी कि हर प्रेजुडिस से आज़ाद हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। एक दिन ये कहते हैं और अगले दिन एक बेकार किस्म के लोगों को जिसकी ना कोई एजुकेशन है, ना उनके पास लॉजिक, ना उनके पास एक कंपैरेटिव पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है, और मेजॉरिटी को हुकूमत करने का हक होता है, लेकिन माइनॉरिटीज़ जो है, पॉलिटिकल माइनॉरिटी, उसको हक होता है कि वो हमेशा अपोज करे हुकूमत की पॉलिसीज़ को और अल्टरनेटिव्स दे। और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको परसिक्यूट नहीं किया जाता। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी का जो ये ऐलान था कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मैं उनमें से हूँ जो मेरे पे इतना हमला करने के बावजूद मैं समझता हूँ वो दुरुस्त पोजीशन है, लेकिन वो वंस अगेन एक ऐसे हिंदुस्तान की होनी चाहिए जिसमें सबके इक्वल राइट्स हों, ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए या किसी और रिलीजियस ग्रुप को। जो भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनको इक्वल हक है पब्लिक ऑफिस कंटेस्ट करने का, अपनी काबिलियत पे आगे आने का, और जो लोग कमज़ोर हैं उनको अगर स्टेट मदद करती है रिजर्वेशंस के ज़रिए, तो ये भी एक अग्रीड प्रिंसिपल है इंडिया का। ये इंडिया के लोग ही इसका फैसला करेंगे। आई एम नो वन टू जज, बट आई एम ऑलवेज देयर टू एडवाइज। मेरी किताबें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती हैं। हाँ जी, तो जिन्होंने मुझे डराने की कोशिश की उनसे और मुझे मेरे पे अटैक किया, मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज हुज डिटर्ड बाय दीज बिलो द बेल्ट टैक्टिक्स। ये कमज़ोर कावडली लोगों की हरकतें हैं। पढ़े लिखे लोग, मुनासिब लोग जो हैं, वो हर एक की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो जिन लोगों ने कहा कि ये आज एक दिन कहा कि इनका तो कोई
इनकी किताबों में कोई एजेंडा नहीं है। अगले दिन दुश्मनों के साथ मेरे बैठ के, सिर्फ इसलिए कि वो एक ख़ास किस्म की सोच को सपोर्ट ब्लाइंडली करना चाहते हैं। और ब्लाइंड फेथ इज़ द एक्ट ऑफ अ टायरेंट, मैं समझता हूँ ज़हनी तौर पे। या वो लोग जो अपनी माँ बहन भी बेचने को तैयार हैं सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए। तो अगले दिन उनके साथ बैठ के कह दिया कि प्रोफेसर इश्तियाक में भी हिंदू फोबिया है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने राम मंदिर जब बना तो लोगों को कहा कि मुसलमानों को ये वेलकम कर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हिंदुओं की इसमें एक सेंस ऑफ हर्ट है तो भाईचारा मिलके ही होता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि एक मंदिर बन रहा है, क्योंकि एक मस्जिद के लिए भी ज़मीन दे दी गई है। साथ साथ जब अबू धाबी में एक टेंपल बना और जावेद अहमद गांधी जो बहुत बड़े मॉडर्न थिंकर, इस्लामिक स्कॉलर, जो वेस्ट में बैठ के बड़ी बड़ी प्रोटो या प्रोटो नहीं, नियो लिबरल किस्म की बातें करती हैं, उनके भी हकीकत में वो एक तंग नज़र मौलवी निकले और कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये मंदिर तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि रसूल अल्लाह का ऐलान है कि अरेबिया में कोई गैर मुस्लिम मज़हब नहीं होगा। अरे वाह, कमाल है। अगर वहाँ से सारे हिंदू मुसलमान जो गरीब मुल्कों के लोग हैं, सोमालियन, कोरियन, श्रीलंकन, ये सारे अगर वहाँ से आ जाएं तो अरबों का तो ये सारा जो मिडल ईस्ट है और गल्फ स्टेट हैं, इनके पास तो कोई काबिलियत नहीं है काम करने की, इनकी सारी इकॉनमी ठप हो जाए। इसको इसको तो यहाँ के वर्कर्स ने, जिसमें कई लाख हिंदू भी हैं, उनकी मदद से ये इतनी फ्लरिशिंग इकॉनमीज बनी है। तो उनको अगर उनका एक मंदिर बन जाए तो इस पे इतराज़ करना कोई मुनासिब बात है 21वीं सदी में? ये वीडियो मैंने शेयर भी की थी, सब जानते भी हैं, फिर भी यही कहा गया कि ये हिंदू फोबिया रखते हैं। तो इस किस्म के लोगों से सिर्फ ये है कि आई होल्ड देम इन अनमिटिगेटेड कंटेम्प्ट। और इंडिया की अलबत्ता जो जमहूरियत है, जिसका मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, उसकी ये कामयाबी है कि जैसे भी लोगों का फैसला है उसके मुताबिक नई एक गवर्नमेंट बन गई है। अब देखना है कि वो क्या अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और एक कैरी ऑल, वो सबका विकास और सबका वो सारा कुछ जो मोदी जी कहते थे, डज ही रियली मीन इट? ये मानने को हम तैयार हैं कि पिछले 10 साल में बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। जो हमारी तरह विजिटर हैं वो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और हमने उसका जिक्र भी किया। लेकिन ये भी अब सामने नज़र आया है कि उस दौलत में सक्सेस स्टोरी भी है और मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टिल वेरी पुअर एंड डिप्राइव्ड। और गरीबों ने ये जो है 400 सीटों का क्लेम जो है उसको रिजेक्ट किया है। तो ये इंडियन जो लोग हैं उनकी सब उनकी मिलके एक मेरे ख्याल से इट्स अ लेसन टू बी लर्नड। कोई दुनिया के अंदर किसी माँ के बगैर पैदा नहीं होता और बाप के बगैर नहीं पैदा होता। तो कुछ लोग समझते हैं कि वो गंगा से पैदा हुए हैं या ये, दिस इज ऑल ए डिस्टर्बिंग सिचुएशन। हमने देखा पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सोच रखने वाले जो थे वो मेगलोमेनिया का शिकार थे। इसी तरह अगर कोई लीडर इंडिया में इस किस्म के ख्यालात एक्सप्रेस करता है तो दैट इज़ ऑल्सो केस ऑफ मेगलोमेनिया। इसको फाइट करना, इसको ओवरकम करना ही मैं समझता हूँ लोगों के लिए एक हेल्दी पॉलिटिक्स की बुनियाद बन सकती है। और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का फॉर्मेटिव फेस जो है, और जवाहरलाल नेहरू की जो लीडरशिप है, उसने इंडिया को इतना मजबूत कर दिया है कि वहाँ पे एक वॉक ओवर नहीं मिल सकता किसी भी कम्युनल पार्टी को या कम्युनल आइडियोलॉजी को। वहाँ पे सब लोगों का मिल के जो हक है उस
स्टेट के ऊपर, उसकी रिस्पेक्ट की बुनियाद पे लोग आगे बढ़ सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू द न्यू इंडियन गवर्नमेंट, and as a political scientist, as one who has very closely watched the freedom movement, I would strongly advise कि ये अब middle of the road किस्म की हुकूमत बने and it should go forward. बाकी हिंदुस्तान की जो सियासत है उसके फैसले इंडिया के अवाम ही कर सकते हैं, and we can only from the outside wish them all the best. So thank you very much my friends. आज से ये मैं सिलसिला पूरा शुरू कर रहा हूँ. So thank you very much. All the best.